मैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन। सेवी वर्गीय विभाग के गठन के आधार। बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट। सेवी वर्गीय विभाग के गठन के प्रमुख आधार निम्न प्रकार से हैं। पहला, कार्यों के आधार पर। दूसरा, सेवा के आधार पर। तीसरा, कर्मचारियों या ग्राहक कर्मचारियों के आधार पर। तो पहला है कार्यों के या क्रियात्मक आधार पर। जब सेवी वर्गीय विभाग का गठन उसके कार्यों के आधार पर किया जाता है तो उसी क्रियात्मक गठन कहते हैं। इस प्रकार से गठन करने पर सभी सेवी वर्गीय दायित्व किसी उच्च स्तरीय संचालक या प्रबंधक को सौंपा जाता है। तत्पश्चात ऐसा संचालक प्रबंधक विभाग के कार्यों को उन विभिन्न उपविभागों में बांट देता है तथा उनके लिए पृथक प्रबंधकों की नियुक्ति कर देता है। सामान्यतः बड़ी, मध्यम या वर्ग स्तरीय संस्था में प्राय निम्नलिखित प्रबंधक की नियुक्ति की जाती है। मानव संसाधन नियोजन एवं आपूर्ति प्रबंधक, प्रशिक्षण एवं विकास प्रबंधक, वेतन प्रशासन प्रबंधक, मूल्यांकन प्रबंधक, औद्योगिक संबंध प्रबंधक। जो संस्था आकार बढ़ता जाता है त्यों इन विभागों एवं प्रबंधकों की संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, सेवा के आधार पर। सर्विस बेसिस। जब सेवी विभाग गठन उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के आधार पर किया जाता है तो उसी सेवा आधार पर गठन कहा जाता है। इसमें भी सभी सेवी कार्य व दायित्व किसी उच्च प्रबंधक या संचालक के पास होता है। वह अपने विभाग के द्वारा प्रदत्त सेवाओं के अनुसार विभिन्न विभागों का निर्माण कर लेता है। क्योंकि सेवी वर्गीय विभाग एक ऐसा विभाग है जिसे एक ओर अपने विभागीय सेवाएं उपलब्ध करनी होती है जबकि दूसरी ओर उसे विशेषज्ञ सेवाएं देनी होती है, अर्थात उच्च प्रबंधकों को अपना परामर्श देना होता है। अतः इन्हीं सेवाओं के आधार पर इस विभाग का गठन किया जाता है। तीसरा, कर्मचारियों के आधार पर। एम्प्लॉय बेसिस। इसे कभी कभी ग्राहक आधार संरचना भी कहते हैं। जब सेवी वर्गीय विभाग का गठन संस्था के कर्मचारियों के आधार पर किया जाता है तो उसी कर्मचारी आधार पर गठन कहते हैं। प्रत्येक संस्था में अनेक प्रकार के कर्मचारी होते हैं, जैसे तकनीकी कर्मचारी, पेशेवर कर्मचारी, सामान्य कर्मचारी, महिला कर्मचारी, नवयुक्त कर्मचारी, प्रशिक्षु कर्मचारी इत्यादि। विभाग का ऐसा गठन इसलिए किया जाता है ताकि प्रत्येक प्रकार के कर्मचारी वर्ग पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके। अब उपयोगिता। उपयुक्त वर्णित तीनों ही आधारों पर सेवी वर्गीय विभाग का गठन किया जा सकता है। इनकी अपनी अपनी विशेषताएं तथा गुणदोष है। किस संस्था को किस आधार पर सेवी वर्गीय विभाग गठन करना चाहिए ये उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इनमें संस्था के कर्मचारी की संख्या, उनके ज्ञान एवं योग्यता का स्तर, विभाग के कार्यों की संख्या आदि प्रमुख तत्व है जिनके आधार पर सेवी वर्गीय विभाग के गठन का आधार निर्धारित किया जा सकता है। किंतु सामान्यतः अधिकांश संस्थाओं में कार्यों के आधार पर ही सेवी वर्गीय विभाग गठन किया जाता है। यदि किसी संस्था को कोई आधार अनुपयुक्त लगता है तो वह संस्था इन सभी या कुछ आधारों को मिलाकर एक नया आधार भी तैयार कर सकती है तथा अपने लिए उपयोगी संरचना बना सकती है। सेवी वर्गीय प्रबंधक के कर्तव्य। ड्यूटीज ऑफ पर्सनल मैनेजर। सेवी वर्गीय प्रबंधक को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक ओर तो ये रेखा अधिकारियों की भांति अपने प्रबंधकीय एवं विभागीय कार्यों करता है, दूसरी ओर वह स्टाफ या विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में अपने विभाग के नीतिगत मामलों पर उच्च प्रबंधकों को उचित सलाह एवं परामर्श देता है। अतः सेवी वर्गीय प्रबंधक को इस दोहरी भूमिका के निर्वाह में अनेक कर्तव्य पूरे करने होते हैं। उसके प्रमुख कर्तव्य निम्न प्रकार से हैं। पहला, सेवी वर्गीय मामलों के संबंध में उच्च प्रबंधकों को समुचित परामर्श एवं सलाह देना तथा उन्हें संस्था की सेवी वर्गीय नीति के निर्धारण में सहयोग प्रदान करना। दूसरा है, विभिन्न विभागों में मानव शक्ति की आवश्यकता को निर्धारित करना। नेक्स्ट है, भर्ती के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना, उनका मूल्यांकन करना तथा उपयुक्त स्रोतों का उपयोग करना। नेक्स्ट है, कर्मचारियों के चयन की समुचित नीति का विकास करना तथा उसे लागू करना। उचित व्यक्ति की उचित स्थान पर नियुक्ति करने के लिए समुचित चयन प्रक्रिया को निर्धारित करना।
कर्मचारियों के प्रशिक्षण विकास की उचित व्यवस्था करना, पदोन्नति, पदावनति, स्थानांतरण, पदमुक्ति आदि से संबंधित नीति का विकास करना तथा कर्मचारियों को उनकी जानकारी देना, वेतन भुगतान की प्रेरणात्मक तथा व्यावहारिक विधियों का विकास करना तथा उन्हें लागू करना, कर्मचारियों की निष्पादन क्षमता के मूल्यांकन की समुचित प्रक्रिया निर्धारित करना, कर्मचारियों के हित में संगठनात्मक विकास एवं मानव संसाधन विकास कार्यक्रम संचालित करने चाहिए, कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण की समुचित योजनाओं का निर्माण करना तथा उन्हें क्रियान्वित करना, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेजुटी आदि की योजनाओं का निर्माण करना तथा उन्हें लागू करवाना, निष्पक्ष न्याय एवं समुचित अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक नियम बनाना तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें लागू करना, औद्योगिक विवादों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाना, इस हेतु कार्य समितियों का गठन करना, परिवाद निवारण की प्रभावकारी व्यवस्था करना, अच्छे औद्योगिक संबंधों के निर्माण के लिए कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता देनी चाहिए, कर्मचारियों के साथ मानवीय संबंध स्थापित करने के दृष्टिकोण से अन्य सभी कर्तव्य पूरे करने चाहिए जिन्हें सेवा वर्गीय प्रबंधक आवश्यक समझता है, औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए प्रभावकारी व्यवस्था करनी चाहिए, औद्योगिक विवादों को न्यायालय के बाहर ही सामूहिक सौदेबाजी से निपटाने पर बल देना चाहिए, मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक संबंधों के निर्माण के क्षेत्र में शोध करनी चाहिए, इन क्षेत्रों में शोध करने वालों को सहयोग करना चाहिए, मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक संबंधों से संबंधित सभाओं, गोष्ठियों आदि में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए और सेवर्गीय मामलों से संबंधित मानदंडों का विकास करने वाले संगठनों यथा भारतीय सेवर्गीय प्रबंध संस्थान का सक्रिय सदस्य बनना चाहिए। अब है सेवी वर्गीय प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट। सेवर्गीय प्रबंध एक विशिष्ट कार्य के प्रबंध से सरोकार रखता है, अतः इसके प्रभावकारी प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए कुछ सिद्धांतों को अपनाना अति आवश्यक है। सेवर्गीय प्रबंध के कुछ एक सिद्धांत निम्नानुसार है। पहला, व्यक्तिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। सेवर्गीय प्रबंध का प्रथम सिद्धांत ये कहता है कि संस्था में प्रत्येक व्यक्ति का विकास किया जाना चाहिए ताकि वह संस्था के विकास में योगदान दे सके। विल्किंग का मत है कि किसी भी संस्था में मानव शक्ति का भारी आर्थिक महत्व होता है, उसी उसका संरक्षण करना तथा विकास करना चाहिए। ऐसा करके ही कोई भी संस्था अपने मानव संसाधनों में छिपी अपार क्षमता को उजागर कर सकती है तथा संस्था के लिए उसका सदुपयोग कर सकती है। इतना ही नहीं, इसी से देश का विकास किया जा सकता है। आदम कुले ने कहा है कि कई देश अर्धविकसित है क्योंकि उनके व्यक्ति अर्धविकसित है। उन्हें अपनी छिपी हुई क्षमताओं को समाज सेवा के लिए विकसित करने का अवसर नहीं मिलता है। अतः सेवर्गीय प्रबंध को सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है मानव संसाधन के प्रभावी उपयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये सिद्धांत ये कहता है कि मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को उसी कार्य पर लगाया जाना चाहिए जिसमें वह विशेष योग्यता एवं रुचि रखता है। इस हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। मानव को मानव के रूप में समझा जाना चाहिए तथा उसकी भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए। तीसरा है श्रम प्रतिष्ठा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। महात्मा गांधी श्रम प्रतिष्ठा सिद्धांत के पक्के समर्थक थे। उनका मानना था कि कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, कार्य को पूजा समझकर करना चाहिए। ये सिद्धांत इसी बात की पुनर्स्थापना करता है कि संस्था में प्रत्येक कर्मचारी समान महत्व रखता है, चाहे वह कैसा ही कार्य करता हो। संस्था की सफलता किसी बड़े पदाधिकारी के कार्य करने या ठीक से कार्य न करने से प्रभावित हो सकती है तो किसी छोटे पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी के कार्य से भी प्रभावित हो सकती है। अतः सभी कर्मचारियों के कार्य को समान आदर भाव से देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत है सही व्यक्ति की सही स्थान पर नियुक्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ राइट मैन ऑन द राइट जॉब। ये एक पुरानी कहावत है, राउंड पेग्स इनटू राउंड होल्स एंड स्क्वायर पेग्स इनटू स्क्वायर होल्स।
ये कहावत सेवर्गीय प्रबंध के क्षेत्र में एक सिद्धांत के रूप में अपना ली गई है। ये सिद्धांत ही कहता है कि प्रत्येक पद पर उपयुक्त व्यक्ति ही लगाया जाना चाहिए। ऐसा करके ही कर्मचारियों की क्षमताओं एवं योग्यताओं का सदुपयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं करने पर अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है उचित पारिश्रमिक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। ये सही है कि प्रत्येक कर्मचारी धन कमाने के लिए कार्य नहीं करता है, किंतु दूसरी ओर यह भी सही है कि उचित पारिश्रमिक के बिना कोई भी कर्मचारी सदैव कार्य करता भी नहीं है। अतः प्रत्येक कर्मचारी को उचित पारिश्रमिक मिलना ही चाहिए ताकि वह संस्था में एक उचित अवधि तक बना रह सके। नेक्स्ट सिद्धांत है न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये सिद्धांत ये कहता है कि सभी कर्मचारियों के साथ समानता एवं न्याय का व्यवहार होना चाहिए। संस्था के नियम एवं नीतियाँ सभी व्यक्तियों पर बिना भेदभाव के समान रूप से लागू की जानी चाहिए। समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार चयन, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन सुविधाओं आदि के मामलों में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। रंग, जाति, लिंग आदि के आधार पर कर्मचारी विभेद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत है सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। सेवर्गीय प्रबंध का ही सिद्धांत प्रबंध एवं कर्मचारियों की पारस्परिक सहभागिता पर बल देता है। ये सिद्धांत कहता है कि संस्था के प्रबंध में कर्मचारियों को सहभागिता देनी चाहिए। उन्हें प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर नीचे से ऊपर तक सहभागिता की जानी चाहिए। विल्किंग ने कहा है कि यदि सेवर्गीय प्रशासन को संपूर्ण उपक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देना है तो इसी नियोजन में भाग लेना चाहिए। सहभागिता के द्वारा ही कर्मचारियों में संस्था के प्रति अपनत्व की भावना का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट सिद्धांत है संप्रेषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस। ये सिद्धांत ये बताता है कि सभी कर्मचारियों को संस्था की सभी क्रियाओं एवं नीतियों के संबंध में सभी सूचनाएं दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रबंधकों को उनकी शिकायतें, परिवेदनाएं, समस्याएं, सुझाव आदि को जानने की समुचित व्यवस्था भी करनी चाहिए। ऐसा करके ही संस्था में कर्मचारियों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाए जा सकते हैं। इस संबंध में विल्किंग ने कहा है कि कर्मचारियों को संस्था के सभी क्रियात्मक क्षेत्रों में तथा सभी स्तरों की क्रियाओं एवं योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे मानवीय संबंधों के पहलुओं पर मार्गदर्शन और सलाह दे सके। नेक्स्ट सिद्धांत है समूह भावना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कर्मचारियों में समूह भावना विकसित करके ही संस्था के उद्देश्यों को अधिकतम कुशलता से प्राप्त किया जा सकता है। इसी से कार्यों में टकराव तथा दोहराव रुक सकता है। कार्य को यथासमय भी पूरा करवाया जा सकता है। समूह भावना विकसित होने पर ही कर्मचारी सामूहिक हितों के लिए कार्य करते हैं तथा व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामूहिक हितों को प्राथमिकता देते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है पृथक अस्तित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटिटी। यह सिद्धांत ही कहता है कि यद्यपि सभी कर्मचारी संस्था के अंग ही होते हैं किंतु उनका अपना पृथक अस्तित्व भी होता है, एंटिटी होती है उनकी। अतः प्रबंधकों को उनके पृथक अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। माइकल जे जूसिस ने कहा है कि कर्मचारियों को उनकी तकनीकी क्षमताओं तथा आर्थिक उपयोगिता के कारण नियुक्त किया जा सकता है, किंतु प्रबंधकों के साथ उनका सेवा व्यवहार उसकी व्यक्तिगत भावनाओं, सांस्कृतिक व सामाजिक व्यवहार तथा नैतिक मूल्यों द्वारा बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित होता है। ऐसे में सेवर्गीय प्रबंधकों को कर्मचारियों के पृथक तथा विशिष्ट व्यक्तित्व एवं अस्तित्व को स्वीकार करना ही चाहिए। नेक्स्ट है मधुर श्रम संबंधों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोजिनियल लेबर रिलेशन। ये सिद्धांत श्रम संबंधों के बीच मधुर संबंधों के निर्माण पर बल देता है। इस हेतु प्रबंधकों को कर्मचारियों की समस्याओं एवं परिवेदनाओं को सुनने एवं उनका समाधान करने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विवाद उत्पन्न हो जाने पर उनके शीघ्र निपटारे की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इससे विवाद यहाँ तो उत्पन्न ही नहीं होंगे अथवा उत्पन्न होने पर उनको तत्काल निपटाया जा सकेगा। परिणाम स्वरूप संस्था में मधुर श्रम संबंध विकसित हो सकेंगे। नेक्स्ट सिद्धांत है राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी। मानव संसाधन किसी संस्था की ही संपत्ति नहीं वरन संपूर्ण राष्ट्र की अमूल्य निधि है।
अतः सेवर्गीय प्रबंध का सिद्धांत ये कहता है कि प्रबंधकों को मानव संसाधन का इस प्रकार उपयोग करना चाहिए जिससे संस्था के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र की समृद्धि में भी योगदान मिल सके। प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों को ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे वे संस्था के लिए कार्य करते हुए राष्ट्रीय समृद्धि में भी योगदान कर सके। उन्हें राष्ट्रीय आवश्यकताओं समस्याओं के प्रति सजग करना एवं रहना चाहिए तथा उनके समाधान में योगदान देना चाहिए। इस प्रकार एक सेवर्गीय प्रबंधक को इन सिद्धांतों का पालन करते हुए अपना कार्य संपादन करना चाहिए। धन्यवाद।